उसके बाद है कि तीसरा फैक्टर जो कि इवोल्यूशन में जिसका रोल होता है वो है सेक्सुअल सिलेक्शन। तो ये सेक्सुअल सिलेक्शन क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब एनिमल्स में जो आपस में मैटिंग होती है तो फीमेल जो होती है वो किसी खास तरह के मेल को प्रेफरेंस देती है। वो डिपेंड करता है वो उनके उनका जो हैबिट है या फिर उनका जो कैरेक्टर है उस पर डिपेंड करता है कि हर स्पीसीज में अलग अलग होता है कि उस वो किस मेल को प्रेफरेंस देगी। समटाइम्स मेल्स भी फीमेल्स को प्रेफरेंस देते हैं, स्पेसिफिक टाइप के फीमेल्स को। और समटाइम्स एनिमल्स में ज़्यादातर टाइम्स फीमेल चूज करती है कि उसका मेल पार्टनर कौन होगा। तो यही सेक्सुअल सिलेक्शन होता है। मींस जब किसी एक स्पेसिफिक टाइप के मेल्स को अगर प्रेफरेंस दिया जाएगा तो दूसरे टाइप के जो मेल्स होंगे वो कहीं ना कहीं मैटिंग से में भी मैटिंग प्रोसेस में वो इन्वॉल्व ना हो पाए, तो जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे वो सिर्फ इन्हीं के होंगे। सपोज दैट किसी में खास कैरेक्टर है, जैसे मोर में क्या होता है, मोर में मेल वो जो मोर का जो पंख होता है वो सिर्फ मेल के पास होता है। तो अब वो मेल यूज करती हैं फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो मेल का जो भी पंख होगा वो जितना ज़्यादा ब्राइट और बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा वो फीमेल को अट्रैक्ट करता है। तो कुछ मेल्स में हो सकता है कि वो उतना ब्राइट या फिर उतना कलरफुल या उतना बड़ा नहीं हो, तो वो क्या वैसे मेल्स क्या होगा, मे भी पॉसिबल है कि वो मैटिंग में इन्वॉल्व ना हो पाए। तो जो भी ऑफ स्प्रिंग होंगे वो बड़े मेल वाले ब्राइटर जो उनका जिनका ब्राइटर होता है और बड़ा होता है, अ, जिनका पंख उन्हीं से में भी मैटिंग हो, तो सिर्फ बच्चे जो होंगे ऑफ स्प्रिंग जो होंगे उनके उनके भी जो पंख होंगे वो बड़े और ब्राइटर होंगे। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं सेक्सुअल सिलेक्शन, की मतलब किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर वाले मेल को या फीमेल को जब प्रीफरेंस दिया जाता है मैटिंग के लिए तो उसको बोलते हैं सेक्सुअल सिलेक्शन। तो इस वजह से क्या हुआ कि मे बी सपोज दैट मोर पंख का मैंने एग्जांपल दिया, कुछ और भी एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ पे। तो मोर पंख कहीं देखते हैं तो मे बी ऐसा हो सकता है कि जब जो छोटे पंख वाले हैं वो मैटिंग में हिस्सा ही नहीं लेंगे तो फिर उनके ऑफ स्प्रिंग्स नहीं होंगे। तो जो बड़े पंख वाले हैं वो अगर सिर्फ बैटिंग में हिस्सा ले रहे हैं तो इनके जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे वो भी बड़े पंख वाले होंगे। तो फाइनली कई जनरेशन के बाद पता चला कि सिर्फ बड़े पंख वाले ही रह गए हैं, छोटे पंख वाले हैं ही नहीं। तो इस वजह से भी इवोल्यूशन को ये इफेक्ट कर रहा है कि ये छोटे पंख वाले खत्म हो गए और बड़े पंख वाले बहुत ज़्यादा हो गए। तो इवोल्यूशन को ये इस तरह से इफेक्ट करता है, सेक्सुअल सिलेक्शन भी। उसके बाद आता है म्यूटेशन। तो म्यूटेशन तो ऑब्वियस सी बात है कि वो करेगा ही। तो म्यूटेशन पहले होता क्या, आप लोगों को अगर पता नहीं है तो म्यूटेशन मतलब जो डीएनए का सीक्वेंस होता है या जीन का जो सीक्वेंस होता है उसमें जब चेंजेस आ जाती हैं, जैसे ए कोई जीन का सीक्वेंस ATGCCG ये है, अब इसमें कोई चेंज आके ये AAGCCG ये बन जाए, तो यहाँ टी की जगह ये आ गया, तो इसी को बोलते हैं म्यूटेशन। तो ये किसी ऑर्गेनिज्म में रेप्लिकेशन प्रोसेस जो होता है उस समय भी हो सकता है, या फिर जब जब एक एग या स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो उस समय म्यूटेशन बहुत ज़्यादा होता है। जो पेरेंट्स से जो जो उनके स्पर्म या एग में जो जीन्स आते हैं तो वो उसमें बहुत ज़्यादा ज़्यादा म्यूटेशन होता है, और म्यूटेशन के थ्रू ही वो पेरेंट्स से थोड़ा डिफर होते हैं। क्योंकि बच्चे को देखा होगा आपने, वो सेम टू सेम पेरेंट का कॉपी नहीं होता, उसमें डिफरेंस होता है मदर एंड फादर से यानी पेरेंट्स से। क्यों होता है, उसी वजह से होता है, जो प्रोसेस होता है म्यूटेशन, जो गैमेट्स का फॉर्मेशन जब होता है तो क्रॉसिंग ओवर के थ्रू म्यूटेशन होता है, जिस वजह से उसमें चेंजेस आती हैं। तो म्यूटेशन का तो बहुत बड़ा रोल है इवोल्यूशन में। और नेचुरल सिलेक्शन जो होता है
उसमें अगर कोई भी नया कैरेक्टर आता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो वो किस वजह से आएगा? म्यूटेशन होगा तभी आएगा ना, तभी तो जीन में चेंजेस होगा। जीन में चेंजेस हो रहा है मतलब कि म्यूटेशन हो रहा है। तो म्यूटेशन का तो रोल है ही, वो तो हर, या तो नेचुरल सिलेक्शन में आया तो भी म्यूटेशन का रोल है, या फिर जेनेटिक मॉडिफिकेशन, किसी भी तरह से कोई भी नया कैरेक्टर आ रहा है या फिर जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो रहा है, तो वो म्यूटेशन की वजह से ही हो रहा है। अभी देखते हैं कि फाउंडर इफेक्ट क्या होता है। तो सपोज दैट कोई आइसलैंड है, तो जैसे गैलापागोस आइसलैंड पे फिंचेस का हमने एग्जांपल देखा था, वैसे ही कोई भी और दूसरा आइसलैंड है। आइसलैंड, आइसलैंड मतलब क्या होता है? समुद्र के बीच में जो जमीन होती है, जिस जिस पे लाइफ होता है, मतलब पेड़ पौधे एनिमल्स होते हैं। जरूरी नहीं कि वो जो छोटे आइसलैंड होते हैं उस पे नहीं भी होते हैं, बट हम मान के चलते हैं यहाँ पे कोई आइसलैंड है जो चारों ओर से सी से घिरा हुआ है, और यहाँ पे लाइफ तो कोई एक स्पेसीज है, मान लो यहाँ पे टाइगर ही है, टाइगर रहती है बहुत सारी, 100 नंबर ऑफ टाइगर्स है। और ये दूसरा आइसलैंड है। तो अब अभी इस पे अगर टाइगर का पॉपुलेशन बहुत कम हो गया, 100 से ये किसी भी वजह से आके सीधा 10 पे आ गया, या फिर अगर 10 नहीं भी है, 100 ही मान के चलते हैं, लेकिन जब तक पॉपुलेशन कम नहीं होता, प्रेशर नहीं होता किसी तरह का, 100 से सपोज 90 पे आ गया है, अगर सपोज इस पे प्रेशर है, ये इस कंडीशन में सरवाइव करने में इनको प्रॉब्लम हो रही है और इनका नंबर गिर रहा है, कम हो रहा है, तो ये क्या चाहेंगी कि इस आइसलैंड से निकल के इस पे जाए। इनको सपोज दैट ये फील होता है कि इस आइसलैंड पे बेटर फूड प्रेजेंट है, और क्लाइमेटिक कंडीशन भी यहाँ पे बेटर है। तो यहाँ से इनमें से 10 टाइगर निकल के अगर यहाँ पे आ जाती है किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से, और ऐसे टाइगर सी में तैर के तो उतना लंबा नहीं जा सकती हैं, बट सपोज दैट हम मान के चलते हैं आ जाती है किसी तरह से यहाँ पे। तो ये जो 10 टाइगर इसमें से निकल के यहाँ पे आ गई, तो अब यहाँ पे ये क्या करेंगी, यहाँ पे अब इनका नंबर बढ़ेगा, इनमें मैटिंग होगा, और फूड क्योंकि है ही यहाँ पे, तो ये 10 से बढ़ के 20, 30, फिर ये 100 या 200 ऐसे हो गई। तो इसी को बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट, मतलब कोई एक जगह से जब कुछ कुछ मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स अगर निकल के, कुछ मेंबर्स किसी स्पेसीज के निकल के कोई दूसरी जगह पे चले जाते हैं और वहाँ पे स्टार्ट करते हैं फिर से अपना रहना और पॉपुलेशन इंक्रीज करना, तो उसी को बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। तो ये एक तरह से माइग्रेशन की वजह से होता है, माइग्रेशन जैसा ही है, बट इसको बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। सेकेंड थिंग है जेनेटिक बोटलनेक, क्या होता है? तो कोई भी स्पेसीज का अगर नंबर बहुत ज़्यादा कम हो गया है, जैसे टाइगर का इंडिया में क्या होता है, एक टाइम पे बहुत कम हो गया था, तो अगर किसी भी स्पीसीज का नंबर बहुत कम हो गया है, तो उसमें चांसेस है, क्योंकि नंबर बहुत कम हो गया, तो उनकी जो एलिलिक फ्रिक्वेंसी है, जो मैंने अभी बताया था एलिलिक फ्रिक्वेंसी, वो क्या है, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो एलिलिक फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, क्यों हो जाएगी? क्योंकि पॉपुलेशन कम हो गया बहुत। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सपोज 100 है नंबर किसी का, और कोई एक डिजीज कॉजिंग कोई जीन है, कोई जीन है ए, जो कि इसकी वजह से डिजीज होता है, तो ये 100 में 100 के पास तो नहीं होगा, मान सपोज दैट उसमें 10 होंगे और ऐसा जिनमें ये जीन प्रेजेंट होगा, तो ये सपोज बीमार वाले हैं 10 जिसमें ये जीन प्रेजेंट है, तो जब 100 है तो सिर्फ 10 के पास है, तो 90 जो इसमें है वो हेल्दी है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये 10 के पास है भी तो, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी क्योंकि 90 हेल्दी है। लेकिन ये पॉपुलेशन घट के अगर 100 वाला पॉपुलेशन घट के अगर 10 हो जाए, तो 10 हो जाए तो उस रेशियो के हिसाब से सपोज इसमें से सिर्फ 2 के पास अगर डिजीज है, ए वाला जीन है 2 के पास, तो ये अब क्या होगा कि ये हाइयर रिस्क जोन में है, क्योंकि
यहाँ 10 में से 2 के पास डिजीज है, हालांकि रेशियो लगभग सेम ही है। यहाँ सपोज अगर 20 था तो रेशियो सेम ही है, बट ये ज़्यादा डेंजरस कंडीशन है क्योंकि पॉपुलेशन कम हो चुका है। तो ऐसा होता है, प्रैक्टिकली ऐसा होता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा आप लोगों को, बट ऐसा होता है जब पॉपुलेशन कम होता है तो एलीलिक फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम हो जाती है, लेकिन वो ज़्यादा डेंजरस होती है। इसमें अगर हार्मफुल जीन है, कोई कोई एलील है जो कि हार्मफुल है, तो हो सकता है कि वो पूरी स्पेसीज ही खत्म हो जाएगी, यानी कि क्या विलुप्त हो जाएगी। बट अगर कोई हेल्पफुल जीन है तो भी चांसेस है कि वो जल्दी से रिकवर करके, मतलब उस जीन वाले पॉपुलेशन जब बढ़ेगा तो उस जीन वाले जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे वो ज़्यादा होंगे। तो जेनेटिक बोटलनेक में क्या होता है कि पॉपुलेशन इतना कम होता है कि एलिक फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा वो आ, मतलब रिस्क जोन में हो जाता है वो पूरा स्पेसीज। इसी को बोलते हैं जेनेटिक बोटलनेक। अभी देखते हैं नेचर ऑफ इवोल्यूशन। दो तरह का होता है इवोल्यूशन, एक माइक्रो इवोल्यूशन है और एक मैक्रो इवोल्यूशन। तो माइक्रो इवोल्यूशन जैसा नाम से ही लग रहा है, माइक्रो मतलब छोटा होता है और मैक्रो मतलब बड़ा होता है। तो माइक्रो इवोल्यूशन बोलते हैं जब वही एलिल्स मैंने बताया, तो जब एलिल्स के फ्रीक्वेंसी में जो चेंजेस आती हैं, एलिल की फ्रीक्वेंसी सपोज 0.5 है, किसी एलिल की फ्रीक्वेंसी 0.5 है, यानी यानी इसका क्या मतलब होगा कि 200 में से 0.5 तो ज़्यादा हो गया। सपोज किसी एलिल की फ्रीक्वेंसी 0.1 है, तो मतलब क्या हो गया, 100 में से 10 में वो एलिल है, प्रेजेंट है। अगर पॉपुलेशन साइज 100 है तो उसमें से 10 के पास ये एलील होगा, अगर 0.1 है उसका फ्रीक्वेंसी। तो अगर ये फ्रीक्वेंसी, अगर पॉपुलेशन बहुत साइज छोटा है जैसा बॉटल नेक में होता है, तो जैसे ही नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी पॉपुलेशन, मतलब कि जब नया जनरेशन आएगा, इस मतलब कि इसके बच्चे फिर जब आएंगे, ऑफ स्प्रिंग जब आएंगे, तो एलिक फ्रीक्वेंसी ये चेंज होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है अगर पॉपुलेशन कम है। तो यहाँ पे 0.1 है, मे बी वहाँ पे 0.01 हो जाए या 0.3 हो जाए, 4 हो जाए। लेकिन अगर पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा है, सपोज थाउजेंड्स है, तो ये एलिक फ्रीक्वेंसी ना जनरेशन टू जनरेशन ऑलमोस्ट सेम रहती है। फिर से किसी के माइक से आवाज़ आ रहा है वहाँ पे। स्क्रीन देख पा रहे हैं क्या आप लोग? तो मैं बोल रहा था कि एलिक फ्रीक्वेंसी सपोज 0.1 है, अगर पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा है, 1000 है या लाख्स में है, तो ये एलिक फ्रीक्वेंसी जनरेशन टू जनरेशन लगभग 0.1 ही रहेगी, सेम ही रहेगी। बट अगर पॉपुलेशन साइज बहुत कम है, अगर सिर्फ 10 है, तो नेक्स्ट जनरेशन में या तो ये एलिक फ्रीक्वेंसी 0.01 हो जाएगी या फिर 0.3 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। इसलिए जेनेटिक बोटलनेक
हार्मफुल होता है, क्योंकि पॉपुलेशन साइज इतना कम हो जाता है कि फ्रीक्वेंसी जो है, एलिक फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। तो माइक्रो इवोल्यूशन में क्या होता है कि अगर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है बहुत ज़्यादा, तो उसको बोलते हैं माइक्रो इवोल्यूशन। मतलब ये स्पीसीज के लेवल पे नहीं होता है, ये बस जेनेटिक लेवल पे होता है, और ये स्मॉल फॉर्म है, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी देखा जा सकता है। बट माइक्रो इवोल्यूशन क्या होता है, वो स्पीसीज के लेवल पे होता है, मतलब कि एक नई स्पीसीज बन जाती है। तो ये एक कोई एक जनरेशन में नहीं हो सकता है, ये हजारों लाखों जनरेशन में होता है माइक्रो इवोल्यूशन। बट माइक्रो इवोल्यूशन क्या होता है, एक जनरेशन में भी हो सकता है। तो माइक्रो इवोल्यूशन का सबसे बड़ा रीजन क्या हुआ, नेचुरल सिलेक्शन होता है। बट माइक्रो इवोल्यूशन का और भी बहुत सारा रीजन हो सकता है, स्मॉल पॉपुलेशन साइज, या फिर जेनेटिक बोटलनेक, या फिर कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट, जो मैंने कल क्लास में बताया था। तो कोई भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इसका। अभी देखते हैं हम लोग कि पंक्चुएटेड इक्विलिब्रिया और फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म, ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म क्या होता है। तो जब कोई स्पेसीज, एक स्पेसीज ए है और ये आगे चल के स्पेसीज बी में अगर कन्वर्ट मॉडिफाई हो जाती है, तो ये यहाँ से यहाँ तक सपोज 10,000 ईयर्स लगे, कम से कम इतना तो लग ही जाता है, 10,000 ईयर्स। तो अगर इतना लगा है, तो इसमें जो मॉडिफिकेशन होगा टाइम के साथ, जो मॉडिफिकेशन होगा, तो सपोज ये ग्राफ ये लेते हैं, ये टाइम है और ये मॉडिफिकेशन का रेट है, रेट ऑफ मॉडिफिकेशन। तो ये 10,000 ईयर्स ये टाइम है, 10,000, यहाँ जीरो से शुरू करते हैं और यहाँ 10,000 ईयर्स। तो ये जो टाइम के साथ जो इनका मॉडिफिकेशन होगा कैरेक्टर में, वो क्या होगा, ऐसे जाएगा, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ना, वैसे वैसे मॉडिफाई हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है, ऐसे। मतलब ये क्या है, ये एक यूनिफॉर्म वे में कैरेक्टर्स जो हैं वो चेंज करती है किसी स्पीसीज के। तो इसी को बोलते हैं फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म, एक ग्रेजुअल वे में चेंज करती है, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे चेंज हो रहा है उसका। लेकिन पंक्चुएटेड इक्विलिब्रिया एक थ्योरी है जो किसी दूसरे साइंटिस्ट द्वारा दिया गया था। उनका कहना था कि ये ग्रेजुअल नहीं चलता, बल्कि ये जर्क्स में होता है। मतलब जर्क्स का कहने का मतलब फिर क्या होगा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो होगा कैसा, ऐसे जाएगा। जर्क्स में होने का मतलब ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे अचानक से चेंज हो गया, फिर ऐसे जाएगा, फिर अचानक से चेंज हो गया, फिर ऐसे जाएगा, अचानक से चेंज हो गया। मतलब ये क्या है, ये ऐसे तो नॉर्मल चलेगा इसका कैरेक्टर्स, फिर ऐसा ही अचानक से एक बार चेंज हो जाएगा, फिर ऐसे नॉर्मल चलेगा, फिर अचानक से चेंज होगा, फिर। तो ये जर्क्स में जो होता है मॉडिफिकेशन हो गया, ऐसा होता है। तो ये जर्क्स आने का रीजन क्या है, ये कोई बड़ा इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हो गया अचानक से, जिस वजह से चेंज हुआ। उनके कहने का मतलब था यहाँ पे भी कोई उस तरह का इन्वायरमेंटल चेंजेस आया, यहाँ पे भी इन्वायरमेंटल चेंजेस आया। बट जो ये पंक्चुएटेड इक्विलिब्रिया थ्योरी उतना एक्सेप्टेड नहीं है जितना कि फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म है। तो डार्विन से लेकर के बाकी साइंटिस्ट भी इसी को सपोर्ट करते हैं कि वो धीरे धीरे चेंजेस होता है और यूनिफॉर्म वे में होता है। बट ये थ्योरी क्या बोलती है, पंक्चुएटेड इक्विलिब्रिया, कि वो जर्क्स में चेंज होता है ऐसे। तो दोनों ही थ्योरी है, दोनों का अपना इम्पोर्टेंस है, कुछ साइंटिस्ट इसको भी मानते हैं, कुछ सिर्फ इसको मानते हैं। अभी उसके बाद अ, यही देखते हैं कि ये जो क्लेडोग्राम बनाते हैं, ये इवोल्यूशनरी ट्री, तो ये कैसे बनाते हैं। तो एक्चुअली ये इसमें क्या होता है, ये जो डिस्टेंस है ये टाइम को भी डिनोट करता है कि इतने टाइम के बाद ये चेंज हुआ है। स्पेसीज ए से स्पेसीज बी बनने में ये एक यूनिट है टाइम पीरियड का। सपोज ये
1000 ईयर्स है। तो ये यूनिट है, तो यहाँ भी लगभग उतना ही 1000 ही लग रहा है, यहाँ भी उतना ही लग रहा है। तो ये इसका जो लेंथ जो होता है ना, वो टाइम को भी डिनोट करता है, ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही बना हुआ है। तो इतना टाइम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये ट्री कैसे बनाते हैं, और कौन सी स्पेसीज ए बी, ए और बी में से पहले कौन आया था, सी में से कौन, ये सब कैसे पता करते हैं, तो इसका रूल्स है। तो ये पता करने का सबसे बेसिक चीज़ है, ये कैसे पता करते हैं, वो पता करते हैं डीएनए के सीक्वेंस के हिसाब से। जो डीएनए का सीक्वेंस है या जीन्स का जो सीक्वेंस है, उसके थ्रू पता करते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस है, तो ये डीएनए के सबसे इम्पोर्टेंट तो डीएनए होता है। उसके डीएनए के अलावा आरएनए भी हो सकता है, क्योंकि ये भी न्यूक्लियोटाइड है, तो इसके थ्रू भी पता कर सकते हैं। और थर्ड होता है कि प्रोटीन का क्या सीक्वेंस है, तो प्रोटीन के सीक्वेंस से भी पता कर सकते हैं कि कौन सी स्पेसीज पहले आई थी, और कि उनका एंसेस्टर कौन था, और उसके बाद जो स्पेसीज में स्पेसिएशन हुआ तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस था टाइम का, कितने साल के बाद हुआ है स्पेसिएशन, और जो स्पेसिएशन होके जो स्पेसीज बनी वो कौन सी स्पेसीज थी। तो ये सब पता कर सकते हैं, ये डीएनए के सीक्वेंस, ये सब फर्स्ट नंबर पे ये आता है, सबसे सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है डीएनए का सीक्वेंस, उसके बाद आरएनए का, और फिर प्रोटीन का। तो ये तीनों को ही यूज करके पता कर सकते हैं कि कौन पहले आया, क्या कितना टाइम डिफरेंस था। तो ये पता करने का एक मेथड होता है डिस्टेंस मैट्रिक्स मेथड। तो डिस्टेंस मैट्रिक्स मेथड क्या होता है, तो इसमें किसी जीन का, सपोज जीन का सीक्वेंस लेते हैं किसी जीन का। तो ये देखिए 3 स्पेसीज है, ये गोरिल्ला, ये चिंपैंजी और एक ह्यूमन बीइंग। तो ये 3 स्पेसीज हैं। तो गोरिल्ला का जो सीक्वेंस है किसी जीन का, वो ये है, ह्यूमन बीइंग का ये है, और चिंपैंजी का ये है। तो अब ये पता करते हैं कि इनमें से सिमिलैरिटीज कितनी है, इनमें सिमिलैरिटीज कितनी है। तो इससे पता चल जाएगा कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, और इससे टाइम डिफरेंस भी पता चल जाता है कि कितना टाइम लगा। तो ये सिमिलैरिटीज पता करने के लिए देखिए, गोरिल्ला है, ह्यूमन है, और चिंपैंजी है, इधर भी गोरिल्ला, ह्यूमन, चिंपैंजी। तो गोरिल्ला का ये देखिए, इसमें क्या है, ACGTCGT है। ह्यूमन का क्या है, ACGT। तो ये चारों शुरू वाले तो सेम ही है, और उसके बाद लेकिन C की जगह पे T है, G की जगह पे C है, T की जगह C है, A की जगह T है, यानी कि इनमें डिफरेंस कितना है, 4 न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस है इनमें। तो गोरिल्ला और ह्यूमन के बीच, तो यहाँ पे गोरिल्ला, ये गोरिल्ला और ये ह्यूमन के बीच देखिए 4 का डिफरेंस है। अब पता करते हैं कि गोरिल्ला और चिंपैंजी के बीच कितना डिफरेंस है। तो शुरू का 4 तो सेम ही है इसमें भी, और लास्ट का 4 इसमें भी डिफरेंस है, मतलब इसमें भी 4 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे गोरिल्ला, यहाँ पे चिंपैंजी, तो और इसमें भी 4 का डिफरेंस है। अब पता करते हैं कि ह्यूमन और गोरिल्ला में कितना, नहीं ये तो पता कर लिया। अब कौन सा बच्चा, ह्यूमन और चिंपैंजी बच्चा, इस दोनों में कितना का डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखिए ACGT, इसमें भी शुरू का चारों सेम है, शुरू का 5 सेम है, और लास्ट उसके बाद C की जगह पे T है, और ये C भी सेम है, और T की जगह, यानी कि दो का डिफरेंस है ह्यूमन और चिंपैंजी के बीच में। तो यहाँ पे ह्यूमन है, यहाँ ह्यूमन है, और यहाँ पे चिंपैंजी है। तो इन दोनों के बीच में देखिए 2 का डिफरेंस है। तो टोटल देखें तो इससे पता चलता है कि देखिए ह्यूमन और चिंपैंजी में सिर्फ 2 का डिफरेंस है, और ह्यूमन और गोरिल्ला में 4 का डिफरेंस है, यानी कि ह्यूमन चिंपैंजी के ज़्यादा क्लोज है।